और अगर पेज लोड में इस प्रोस्पेक्ट ना लिखें तो क्या हुआ? एरर आई थी नहीं आई? किसी की एरर आई थी? अगर मैं यहाँ पे क्या था हमारा दिया था ना आपको, तो ट्राई करना कि डिस्प्रेक को जो कॉल किया हुआ अगर पेज लोड में इस प्रोस्पेक्ट का चेक, अब इस प्रोस्पेक्ट का मीनिंग तो पता है, मैंने ही करवाया हुआ कि जब पेज पहली बार सर्वर पे आएगा तो इस प्रोस्पेक्ट क्या होगा? फॉल्स, और वो इफ के अंदर जाएगा। नेक्स्ट टाइम वो इफ के अंदर नहीं आएगा कि नेक्स्ट टाइम इस प्रोस्पेक्ट क्या हो चुका होता? ट्रू। कोई बोले ये चेक करना है पेज पहली बार आया है दूसरी बार, तो इस प्रोस्पेक्ट अगर इस प्रोस्पेक्ट में फॉल्स है तो पहली बार, ट्रू है नेक्स्ट टाइम वो दूसरी हो तीसरी हो जितनी भी हो सकती है। चलो यहां पे मैंने क्या किया, हटा दिया, रन किया, प्रोग्रामिंग में उल्टा पन नहीं लगाए तो क्या होगा? फिर आप लगाओगे हाउ, तो ये तो इसका ये कोड था, इसका मतलब ये था। कई बार हमें नहीं पता होता। देखो फर्स्ट क्लास कुछ पता चला। अब आप जिस नेम पे क्लिक करो एक कुछ भी नहीं आया, ये क्यों नहीं आया? ये क्यों नहीं आया बताओ? और अभी मैं इस पोस्टबैग लगा दूं तो आ जाएगा। ये लो, ये लो जी, ये लगा दिया तो चल पड़ेगा। अब बताओ मुझे इस पोस्टबैग हटाने से क्यों नहीं जाता डिस्प्ले? क्योंकि लिस्ट और भी प्रॉपर्टीज है, भी प्रॉपर्टी में लिस्ट बॉक्स भी। बताओ क्यों कहता हूं 3 बार प्रैक्टिस करो? समझ आ गया? क्यों कहते हैं ब्रेक पॉइंट लगाओ, डीबग करो, नई चीज पता चली, यही है हमारे पास। मुझे भी नहीं आता मान, मैं भी आपकी तरह बैठा हूं आज। लो मैंने बोला जी ब्रेक पॉइंट लगा दिया, ब्रेक पॉइंट के सॉरी क्या बोलते, ये कमेंट बना दिया। अब हम ये समझ गए कि फाइंड वाला कोड नहीं चला, लेकिन हम ये नहीं समझाया क्यों नहीं चला। यही है ना लॉजिक। अब हम लोग क्या करते हैं, पेज लोड पे ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं। पता है ब्रेक पॉइंट? मुझे ना समझ आए तो यही बढ़ता, और क्या? या तो हमें लॉजिक पता चल जाए क्यों नहीं हुआ। यहां लगा दिया ब्रेक पॉइंट, ये पता है ब्रेक पॉइंट आपको? जैसे C प्लस कंट्रोल F8 होता, ब्रेक पॉइंट मतलब वहां प्रोग्राम रुक जाएगा, फिर एक एक स्टेप करके हम आगे कोड की एग्जीक्यूशन चेक करते हैं ताकि हमें समझ आए। यहां ब्रेक पॉइंट लगा दिया और फिर लगा दो यहां पे, यहीं लगाना पड़ेगा ना, पंगा तो यही है कहीं। ये नहीं चला, पहले चल रहा था ठीक, तो ये ब्रेक पॉइंट आपने लगा, यहां भी लगा दिया ब्रेक पॉइंट। तो अब आप इसे रन करो। आगे ध्यान से देखना, ये ब्रेक पॉइंट है C++ में प्रोग्राम को डीबग करने का। कई बार क्या होता है ना, गूगल से ना कोई कोड कॉपी पेस्ट कर लेते, चल जाता कोड, तो समझ नहीं आता वो काम कैसे कर रहा है, कैसे समझना उसको। ब्रेक पॉइंट लगा, ये वही देखो F10 लॉजिक कनेक्शन सिंक क्लोज है, कनेक्शन ओपन और डिस्प्रेक को कॉल कर। ठीक हो गया जी, बस आ गया, यहां तक तो ठीक था। अब आपने रमन कुमार पे क्लिक किया, लो फिर पेज लोड पे गया, तो जब भी पेज सबमिट होगा तो पेज लोड इवेंट तो फायर होगा। एक
तो F10 कनेक्शन ओपन किया और ये देखो, ध्यान से देखना, आप क्या कॉल हुआ, डिस्प्रेक। अब डिस्प्रेक क्या करेगा, लिस्ट बॉक्स को मैं डाटा फिल कर देगा, यही कर रहा है, ध्यान से, लो जी। और फिर वो यहां आ गया, क्लिक तो इसी पे किया था, लिस्ट बॉक्स पे, यहां आया और यहां पे ये देखो, लिस्ट बॉक्स में वो वैल्यू आई कि नहीं आई, ये देखो, इसमें कोई वैल्यू आई, कोई वैल्यू इसमें आई ही नहीं, ठीक। और इसमें कोई रो नहीं है, हैज रोज क्या हो गया, फॉल्स, रो आई नहीं, क्योंकि सेलेक्टेड वैल्यू में आपका वो एम्प नंबर नहीं है। आया क्यों नहीं, आप ये देखो हुआ क्या, जब ये पेज लोड इवेंट पहली बार फायर हुआ, ठीक है, उस समय तक तो ठीक थी। जैसे मैंने लिस्ट बॉक्स पे क्लिक किया तो उसका सेलेक्ट इंडेक्स चेंज इवेंट बाद में फायर हुआ। जब फिर पेज सर पे जाएगा, पहले पेज लोड ही होगा। तो वो क्या किया, वो पेज लोड पे गया, देखा आपने, और उसने क्या किया, लिस्ट बॉक्स को दोबारा से फिल कर दिया। जब उसने दोबारा से फिल कर दिया, मैंने क्लिक किया होगा रमन कुमार, जब उसमें डाटा दोबारा से फिल हो गया तो जो हमने सेलेक्ट किया था वो सिलेक्शन क्या होगी, रिमूव। ऐसा था ना, जैसे पहली बार डिस्प्रेक चला, लिस्ट बॉक्स में डाटा आ गया, मान लो उसमें 4 रिकॉर्ड, ठीक, किसी एक पे क्लिक किया तो क्लिक तो हो गया, लेकिन सेलेक्ट इंडेक्स चेंज इवेंट इससे पहले फायर होता, पहले पेज लोड इवेंट फायर हुआ और उसने पता क्या किया, दोबारा से फिल कर, दोबारा फिल से क्या हुआ, जो मैंने सेलेक्ट किया था रमन कुमार, वो सिलेक्शन वहां से हट गई। तो दोबारा जब फिल होगा, हो सकता है 4 की जगह 6 रिकॉर्ड हो जाए, उतनी देर में किसी ने डाटा डाल दिया हो। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसमें क्या होता है कि जब हम सिलेक्ट इंडेक्स चेंज पे क्लिक करते हैं तो पेज लोड इवेंट दोबारा फायर होगा, वो होगा ही, और ये डिस्प्रेक क्या करता, लिस्ट बॉक्स में दोबारा से नया डाटा डाल देता, तो जो हमने सेलेक्ट किया था वो सिलेक्शन क्या हो जाती है, लेकिन अगर आप इसको दोबारा से कॉल नहीं करते तो इस पोस्ट बैक क्या होगा, फॉल्स, और वो क्या करेगा, एक बार ही इसको कॉल करेगा। कितनी बार कॉल करेगा, एक बार, इसको बार बार कॉल नहीं, ठीक। अब क्या होगा, एक बार पहली बार कॉल होगा, लेकिन जब आप लिस्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे तो ये वाला कोड नहीं चलेगा, क्योंकि इस पोस्ट पे क्या हो चुका होगा, ट्रू, फिर वो ठीक काम करेगा। तो बच्चे जो प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस का मकसद क्या होता है, 3 बार 4 बार करने, कोड थोड़ी लिखना 3-4 बार नहीं, कोड की और अंडरस्टैंडिंग करनी है। अगर मैंने ये ना करूं तो क्या होगा, इसको करने से क्या फायदा होगा, यही तो होते हैं 5-4 तो क्वेश्चन होते हैं, ये किया कर। चलो अब हमने लिखना है अपडेट का कोड, कौन सा, अपडेट, ठीक, अपडेट पे क्लिक करो, ये अब अपडेट का कोड भी आपका क्या है, अब देखो ये समझ आ जाएगा, सेट लाइन कोड है, ठीक। तो cmd इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, आ गया जी, अगली लाइन बोलो जल्दी, cmd डॉट कमांड टैग updm। आप में से किसी ने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन ये वाला, यस सर, करना आप करा, मैंने क्या बोला था, 2 लाइनें ही चेंज करनी, एक बच्चे शुरू में आगे डाल दो, जो मैं पढ़ाता हूँ 3 बार तो प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। अगर आप 3 बार करोगे तब चौथी बार में जाके आप लोग
नीचे मैं पूछता हूँ और जैसा मैं चाहता हूँ कि आपको स्किल हो तो तब जाके इम्प्रूवमेंट हो। ठीक, और कोड को जितनी बार लिखना नेक्स्ट टाइम उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे cmd डॉट कमांड टाइप डॉट इज इक्वल टू कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। क्या था चेंज, फिर क्या लिखना, cmd डॉट कनेक्शन बॉन्ड। आप ये लेके चलो बच्चे, आपकी कोई सैटरडे छुट्टी नहीं, आपके लिए संडे भी छुट्टी नहीं, आप तब पढ़ाई करो तब ठीक होगा। इतना मैं 5 दिन में करवाता हूँ कि 2 दिन आप उसको दोबारा से रिवाइज करो पूरा, क्योंकि रेगुलर में तो होता है ना पूरी एप्लीकेशन थोड़ी 1 दिन में उतना कोड है। अब कोई एप्लीकेशन खत्म होगी, जब आप शुरू से उसे दोबारा से बनाओगे तो ही अपने आप इंप्रूवमेंट होगी। अभी तक कुल मिला के देखें दूसरी एप्लीकेशन है, पहले इनलाइन क्वेरी से थी और ये अब इन दोनों को 3-3 बार बनाओ, खत्म हो जाएगी आज, बनाओ जाके पता चल जाएगा। और उसके बाद कितने पैरामीटर, cmd डॉट पैरामीटर डॉट ऐड विद वैल्यू एट द रेट ई नंबर EN9 3 हो जाएंगे और यहाँ पे चारों पैरामीटर नेम, एड्रेस, Xbox 2 एड्रेस, 3 Xbox 3 सैलरी, Xbox 4। ठीक, और उसके बाद क्या लिखना, cmd डॉट बोलो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, cmd डॉट डिस्पोज, और उसके बाद डिस्प्रेक को कॉल करो ताकि, और उसके बाद क्लियर रैक अभी हमने बनाया ही नहीं है। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स खाली हो जाने चाहिए। अब ये कोड हम ऑलरेडी सेव में लिख चुके हैं, लेकिन रीयूजेबिलिटी अभी नहीं है, पर अब रीयूजेबिलिटी चाहिए तो उसका मेथड बनाओ, वहां भी क्लियर रैक कॉल करो और यहाँ ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है बोलो, ये लिख लिया सबने इतना, अब आप लोग ये देखो, ये सेव का कोड लिखा हुआ याद है, ये 5 लाइनें लिखी हैं। सेलेक्ट क्या करोगे, एडिट, रिफ्रैक्टर, स्टैक मेथड, और इसका नाम क्या रख दो, क्लियर रैक। देखो अब इस चीज की प्रैक्टिस होगी, अब ये पता कैसे चला, प्रैक्टिस से पता चला आपको ठीक। और ये जो क्लियर रैक है इसको आप लोग ठीक है जी, ये जो क्लियर रैक है इसको आपने कहां कॉल करना है, इस ब्रेक के बाहर क्या था, क्लियर। एक और ये क्लियर है कॉल हो गया। ये कोड था आपका कौन सा, अपडेट, यही डिलीट का होगा, बस डेल एफ और एक पैरा मीटर, कोई चेंज थोड़ा है। आप इसको रन करो पहले, तो ये अपडेट का कोड दूसरी वाली एक, वैसे एसक्यूएल कमांड क्लास कितनी बार यूज कर, ये देखो नेम पे क्लिक किया विकास, और ये मैंने चेंज करके राना, तो अपडेट पे क्लिक करो, अपडेट भी हो गया। ये देखो अब
रिफ्रेश भी हो गया और टेक्स्ट बॉक्स खाली आ हो गया। गया। अब हम चाहते हैं ये गलत ऐड हो गया, डिलीट के क्लिक में डिलीट होना चाहिए। तो सेम कहानी वहां फिर लिख देंगे। एक ये सारा अपने आप लिख सकते हैं, याद होता ना कुछ नया या कुछ ऐसा है, किया करो। डिलीट पे डबल क्लिक किया और यहां पे एसक्यूएल कमांड cmd is equal to new cmd dot कमांड टैग्स क्या लिखोगे? टेल एप, ये टेल एप क्या आपका स्टोर प्रोसीजर का नेम। फिर क्या लिखना? cmd डॉट कमांड टाइप और कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। ठीक, फिर क्या लिखना जल्दी? cmd डॉट कनेक्शन कॉम। उसके बाद इसमें एक पैरामीटर है एम्प नंबर, तो ऐड द रेट EN और ये एम्प नंबर आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 1। और बस एक ही पैरा डिलीट में ही लिखना, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। फिर क्या लिखना? cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, cmd डॉट डिस्पोज और उसके बाद लिस्ट बॉक्स जो है वो रिफ्रेश और ये क्लियर है। ग्रुप में टेलीग्राम पे है। मेरा है तो ये टेस्ट प्रैक और ठीक हो गया। ये था जो दो काम करने थे, अपडेट और डिलीट। सिर्फ पुराना प्रोग्राम निकालो, बस 2 लाइन चेंज, कमांड टेक्स्ट में जहां इनलाइन क्वेरी थी उसकी जगह स्टोर प्रोसीजर और कमांड टाइप लिख। ठीक, अब तो कर लोगे। अब इसे रन करो तो ये डिलीट का कोड है, याद नहीं? सो सेकंड क्लास है आपकी। और यहाँ पे सेलेक्ट करो और डिलीट हो गया और ये रिफ्रेश ले रहे जी। तो ये थी आपकी सिंपल इनलाइन क्वेरी से कैसे काम करना और स्टोर साथ। अब कोई पूछे वे स्टोर प्रोसीजर क्यों यूज करते हैं, वो सारी कहानी आपने पहले 10 मिनट लगा के समझानी कि वे परफॉर्मेंस वाइज भी बेहतर होते हैं और सिक्योर कैसे बेहतर होते वो आपको पता होना। ठीक, तो अब हमने आगे क्या करना है बोलो? ठीक, नेक्स्ट में आपका तो अब आपने बनानी है लॉगिन स्क्रीन। कौन सी स्क्रीन? लॉगिन। ठीक, तो कैसे बनाओगे? तो इसमें ही आप एक और पेज ऐड कर। एक प्रोजेक्ट में जितने मर्जी पेजेज हो सकते हैं। लॉग अब फिर थोड़ी रिवीजन होगी, कुछ नया भी। तो क्लिक ऑन प्रोजेक्ट मेन्यू, इसी प्रोजेक्ट में ऐड न्यू आइटम और यहाँ पे वेब फॉर्म लॉगिन। तो यहाँ पे लॉगिन डॉट ASPX। ठीक, ये आपने ऐड कर। तो ये स्क्रीन है आपकी लॉगिन।
एक ये लॉगिन डॉट आप इसको स्टार्टअप पेज बना लो ताकि जब रन करें तो सबसे पहले लॉगिन स्क्रीन ही ओपन हो। कैसे? लॉगिन पे राइट क्लिक किया और सेट एज स्टार्ट पेज बताया हो, सेट एज स्टार्ट पेज। लॉगिन पे राइट क्लिक किया, सेट एज स्टार्ट पेज। ठीक, अब आपने क्या करना है यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन। अब आप लोग अपना क्या बनाएंगे सोचो, यूजर नेम। उसके लिए क्या लगाओगे? टेक्स्ट बॉक्स। तो ये यूजर नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स और इसी तरह से पासवर्ड और उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स। और यहाँ पे एक बटन लगाएंगे लॉगिन। ठीक, एक सिंपल बटन टेक्स्ट दे दिया लॉगिन। और उसके बाद यहाँ एक लेबल कंट्रोल लगा लो जिसमें हम मैसेज देंगे रॉन्ग यूजर रॉन्ग पासवर्ड। एक सिंपल लेबल कंट्रोल भी मैंने लगा। अब यहाँ बाकी चीजें तो ठीक है, पासवर्ड जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। ऐसा ही होता है जब पासवर्ड टाइप करते हैं। तो जो पासवर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स है उसकी प्रॉपर्टीज में जाओ और एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट मोड और वो सेट कर दो पासवर्ड। एक टेक्स्ट मोड सेट कर दो पासवर्ड। क्यों सेट किया पता है? अब पासवर्ड वो स्टार स्टार लिखा है जैसे देखते हो आप लोग। ठीक, तो पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स पे गए, उसकी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट मोड और टेक्स्ट मोड सेट कर दो पासवर्ड। ठीक, यूजर नेम और पासवर्ड। एक और यहां पे लॉगिन का बटन। एक तो अब हमने लॉगिन के क्लिक में चेक करना है यूजर पासवर्ड ठीक है कि नहीं। अगर ठीक है तो एम्प्लॉय वाला पेज ओपन होना चाहिए। नहीं ठीक है, यूजर गलत है तो रॉन्ग यूजर नेम, पासवर्ड गलत है तो रॉन्ग। तो पहली बात पेज तो तैयार है, डिजाइन हमने सिंपल सा बना लिया, लेकिन अब डाटाबेस इस पेज पे एक्सेस करना है। तो आप नोटिस करो वेब कॉन्फ़िग में कनेक्शन सिंह लिखा हुआ, यही बताया था एक जगह लिखा है। अब मैं पूरे प्रोजेक्ट में इसको यूज कर सकता हूं, दोबारा से मुझे कनेक्शन सिंह लिखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे इस पेज पे डाटाबेस यूज करना है, तो डबल क्लिक करो इस पेज की कोड फाइल में जाओ और यहाँ पे वही तीनों नेम स्पेस ऐड कर लो। तो याद हो गए होंगे, ये थर्ड टाइम लिख रहे हैं कोड यूजिंग, आगे बोलो सिस्टम डॉट डेटा। डेटा नेम स्पेस में कॉमन क्लासेस हैं या कॉमन मेंबर हैं जो किसी भी डाटाबेस के साथ यूज कर सकते हैं। इसी तरह से यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, इसके अंदर वो मेंबर हैं जो सिर्फ सीक्वल सर्वर के साथ यूज होते हैं। यूजिंग तीसरी कौन सी है? सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, किसके लिए? वेब कॉन्फ़िग से कोई इंफॉर्मेशन रीड करनी है या राइट, यानी ये थर्ड टाइम लिख रहे हैं। अब यहां पे क्या करोगे? एसक्यूएल कनेक्शन समझाने की जरूरत नहीं होगी। अब तो इस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बना
सारा बताया क्या है ये क्या कहा। और पेज लोड में आ जाओ कौन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। आपके माइंड में ये आता कि पिछले पेज पे लिखा तो है, इसी को कॉल कर लो। अभी हमें उतनी ASP.NET नहीं आती कि एक पेज की इंफॉर्मेशन दूसरे पे कैसे एक्सेस करती है। जब वो आती होगी तब हम एक जगह लिखते हैं, पूरे प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। अभी तो जितनी बार लिख लो उतनी बार ही कम है, अभी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब हमने क्या करना है, हाउ टू रीड कनेक्शन स्ट्रिंग फ्रॉम वेब कॉन्फिग फाइल। वेब कॉन्फिग फाइल से कनेक्शन स्ट्रिंग आप कैसे रीड करते हो, कैसे रीड करते हो, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग और CN की का नेम जो हमने कहा दिया था वेब कॉन्फिग। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग CN की का नेम और डॉट कनेक्शन। अब इस लाइन का मीनिंग पता है, वेब कॉन्फिग फाइल से कनेक्शन स्ट्रिंग रीड किया और एसक्यूएल कनेक्शन क्लास की प्रॉपर्टी जो है कनेक्शन स्ट्रिंग उसे असाइन। एक अब उसके बाद चेक करो कनेक्शन अगर क्लोज है तो ही कनेक्शन को ओपन करें। इफ कौन डॉट स्टेट और वही क्या कनेक्शन स्टेट डॉट क्लोज और देन कौन डॉट ओपन। अब जैसे आप रन करोगे तो ये डाटाबेस के साथ कनेक्शन ओपन कर देगा। एक अगर कोई एरर होगी कौन डॉट ओपन पे वो एरर आप इसको रन करो। ये देखो कोई एरर नहीं आई तो कनेक्शन तो ओपन हुआ है। अब हम लॉगिन के क्लिक में कोड लिखेंगे। इतना समझ आ गया? थर्ड टाइम सेम कोड लिखना है। एक रिवीजन कोशिश होती है, मैं बुद्धि कराता हूँ फिर भी कुछ तो आप करो। अब आप लोग यहाँ पे इस बार हम लोग एक मेथड बना रहे हैं लॉगिन के लिए, तो रीयूजेबिलिटी। फिर हम उसे कॉल करेंगे लॉगिन बटन पे। तो देखो कैसे मेथड बना रहा हूं। इसी के अंदर पेज लोड के बाद क्लास में प्राइवेट इसलिए बनाया क्योंकि मैंने क्लास के अंदर यूज करना है। और मेथड का नाम दे दिया चेक की यूजर। और इसमें आपने कहां बनाया, क्लास लॉगिन क्लास के अंदर। एक रीयूजेबिलिटी स्ट्रिंग ये यूजर नेम के लिए हो गया, एक कॉमा और दूसरा किसके लिए पास। तो ये दो पैरामीटर आपने ले लिए, यू में यूजर नेम और बी में पास। मेथड इसलिए रीयूजेबिलिटी। मान लो लॉगिन 6 जगह चाहिए होगा, बार बार थोड़ी बनाए। एक तो मेथड इसलिए बनाते हैं रीयूजेबिलिटी के लिए। अब ये देखो ये रिटर्न क्या कर रहा है, इंटीजर। अब आपने क्या करना, स्टोर प्रोसीजर को
कॉल करना है, कैसे करोगे? एसक्यूएल कमांड, कोड वही। अब आप थोड़े से और एक्सपर्ट हो गए तो एसक्यूएल कमांड क्लास का कंस्ट्रक्टर यूज करो, और इसमें मैंने लिख दिया लॉगिन चेक। ये स्टोर प्रोसीजर का नेम और कौन में दे दिया कनेक्शन। अब ये देखो एसक्यूएल कमांड क्लास का मैंने कंस्ट्रक्टर यूज किया ओवरलोड। कैसे? देखो इस एसक्यूएल कमांड पे क्लिक करके F12 प्रेस करो, ये देखो तीसरे नंबर वाला यूज हुआ है, सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर। तीसरे वाले में पहला पैरामीटर क्या है? कमांड टेक्स्ट। दूसरा पैरामीटर क्या है? कनेक्शन। हम इसके लिए क्या करते थे? 2 लाइनें और लिखते थे, cmd.command_text एंड cmd.connection। अब वो 2 लाइनें लिखने की जरूरत नहीं। एक कुछ तो नया सीखे, एक नहीं तो वो भी ठीक था, ये भी ठीक है। अब ये काम एक लाइन से हो गया, नहीं तो मुझे लिखते हैं नहीं जो cmd.command_text लॉगिन चेक, ये लॉगिन चेक स्टोर भी जो हमने बनाया था याद होगा, और cmd.connection कौन जो हम लिखते थे एक। अब उसके बाद cmd.command टाइप। अब आपको आदत पड़ गई एक लाइन में लिखने की, आप बोले कमांड टाइप भी लिख दो। ये माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं बनाया, बनाया होता तो मैं जरूर लिखता, ये माइक्रोसॉफ्ट से पूछोगे आप, ठीक। तो cmd.command टाइप सिर्फ 2 लाइनें बच के बाकी हो, और इसमें 2 पैरामीटर हैं, याद है? जो लॉगिन चेक है 2, यूजर नेम और पासवर्ड। ये दोनों पैरामीटर आप पास करो, ऐड विद वैल्यू @ UN, और ये यू से आएगा यूजर नेम, cmd डॉट पैरामीटर डॉट ऐड विद वैल्यू @ और ये पासवर्ड। आप बोलोगे UN और UP कहां बने हैं? लॉगिन चेक में। नहीं याद आ रहा है? सर्वर एक्सप्लोरर में जाओ और वेरीफाई करो, tbemployee116, ये आपका डाटाबेस का नेम। जो नई चीज होगी उसको टाइम लगाएंगे, तो पहले हफ्ते ही आपको पता चल ही गया। ये स्टोर प्रोसीजर पे गए, और कौन सा है? लॉगिन चेक। तो इसको ओपन किया लॉगिन चेक को, आ गया जी। ये देखो ये है 2 पैरामीटर, यूजर नेम और पास। तो ये मैंने दोनों नाम ये लिखे UN और। अब यहां कहानी चेंज जो पुराने में नहीं थी। अब क्या करो? एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, इस स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये देखो ध्यान से, हमने क्या लिखा हुआ? रिटर्न 1 सक्सेस, यूजर भी ठीक है, पासवर्ड भी ठीक है। रिटर्न -1 यूजर गलत है, रिटर्न -2 पासवर्ड गलत है। तो ये स्टोर प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो अब मुझे एक पैरामीटर और बनाना है जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर ये C++ का फंक्शन होता तो हम ऐसे लिख लेते ना कि मान लो हम int a लेते और यहां पे मान लो सम, और ऐसे ये ऐसे करते ना, और ये वैल्यू रिटर्न होके a में स्टोर हो जाती है, ऐसे करते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे डाटाबेस में वैल्यू पास करनी तो भी पैरामीटर, और वैल्यू रिटर्न करनी तो भी, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब एक नया पैरामीटर बना रहा हूं, एक्चुअल क्लास से ही है, एसक्यूएल पैरामीटर, और यहाँ पे वेरिएबल ले लिया पैरा इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल पैरामीटर,
और इसमें वैल्यू रिटर्न होके आएगी एट द रेट RE। कुछ भी नाम रख लो, इसमें वैल्यू रिटर्न होके आएगी एट द रेट RE की। और उसके बाद डाटा टाइप, इसकी डाटा टाइप क्या होगी? SQL DB टाइप। ये भी एक इनम्बरेशन है और इसमें सारी डाटा टाइप हैं। मैंने खुद सोचो, मैंने लिखवाया हुआ स्टोर प्रोसीजर भी वैल्यू रिटर्न करता है, पर रिटर्न सिर्फ इंटीजर होया हुआ आपको। तो ये इसलिए पैरामीटर की डाटा टाइप क्या ली? ये SQL DB टाइप क्या है? ये देखो SQL, ये एक इनम्बरेशन है, इसमें सारी डाटा टाइप है और सिस्टम डॉट डेटा नेमस्पेस। कोई भी नई चीज लिखी SQL कर लो, एक अलग उप्स आ जाएगा आपको। उसके बाद ये SQL पैरामीटर क्लास है, ये पैरामीटर बनाने के SQL ये भी क्या आपकी सील्ड क्लास है, जिसको इनहेरिट नहीं कर सकते। दूसरी बात, न्यू के बाद उस क्लास का कंस्ट्रक्टर है, उस पे क्लिक किया, SQL ये वाला है, पैरामीटर का नेम और उसकी डाटा, पैरामीटर का नेम और उसकी रोज की एक क्लास तो नहीं यूज होती, SQL करना। उसके बाद क्या था? एक अब ये पैरामीटर बन गया, लेकिन इसको कैसे पता चलेगा कि इस पैरामीटर में वैल्यू रिटर्न होके आई? हम पैरामीटर की डायरेक्शन दें। अब यहां इंट्रो में क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ पैरामीटर इन स्टोर्ड प्रोसीजर, यानी स्टोर्ड प्रोसीजर में कितनी टाइप के पैरामीटर हो सकते हैं। देखो टाइप्स ऑफ पैरामीटर इन स्टोर प्रोसीजर, ये तीनों पैरामीटर जो है ये इनपुट टाइप के हैं। पैरामीटर 3 टाइप्स के होते हैं स्टोर प्रोसीजर के अंदर, लिख लो साइड। नंबर 1 इनपुट, इनपुट का होता है वैल्यू पास करना। नंबर 2 आउटपुट, नंबर 1 इनपुट, नंबर 2 आउटपुट, एक नंबर 1 इनपुट, नंबर 2 और इनपुट होता वैल्यू पास करना, आउटपुट होता वैल्यू रिटर्न करना। नंबर 3 इनपुट आउटपुट, ऐसा पैरामीटर जिससे वैल्यू पास भी कर सकते हैं और वैल्यू रिटर्न भी कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट। तो जनरली जो हम कहते हैं वो 3 टाइप्स के पैरामीटर कहते हैं इन स्टोर प्रोसीजर। इनपुट वैल्यू पास करना, आउटपुट वैल्यू रिटर्न करना। इनपुट आउटपुट ऐसा पैरामीटर जिससे हम दोनों काम पास भी कर सकते हैं और रिटर्न भी कर, ठीक। और इनपुट आउटपुट ये 3 है। तो जब हम किसी पैरामीटर की कोई टाइप नहीं दे रहे तो किस टाइप का है? दैट इज इनपुट। जैसे @UN की टाइप क्या है? इनपुट। इसकी क्या है? इनपुट। इसकी क्या है? इनपुट। इन दोनों की इनपुट ठीक है क्योंकि इनसे वैल्यू पास होगी और तो कुछ नहीं है, लेकिन इसकी डायरेक्शन आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो पैरामीटर का नेम डॉट डायरेक्शन, और यहां पे देखना अभी पैरामीटर डायरेक्शन डॉट, और यहां 4 डायरेक्शन आ रही है, मैं चौथी यूज की यहां पे रिटर्न पैरामीटर डायरेक्शन। ये देखो F1, ये देखो ये भी क्या है?
इतना भरे, कितनी डायरेक्शन आ रही? 4। तो हम लोग जनरली 3 ही कहते हैं, सारे इस पर 3 ही, लेकिन होती इसमें 4। और चौथी कौन सी होती है? रिटर्न वैल्यू। तो पहली बात समझो, रिटर्न वैल्यू वाला एक ही पैरामीटर हो, एक से ज्यादा कभी भी नहीं। अगर आपको एक से ज्यादा रिटर्न करने हैं तो हम क्या यूज करेंगे? और एक तो आपसे पूछे कि टाइप्स ऑफ पैरामीटर इन स्टोर प्रोसीजर इन माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, आप बोलोगे 3 टाइप। तो आपने 3 कहने, इनपुट, आउटपुट और इनपुट आउट, बाकी में भी यही होती है। ठीक, रिटर्न वैल्यू वाला वैसे 4 है, जैसे आप कोडिंग पॉइंट व्यू से समझे तो 4 है। ठीक, हम 4th वाला ही इसको यूज कर रहे हैं। अगर आप 4 बोल भी दोगे पर बताना पड़ेगा भी 4th कौन सा है। तो पहली बात, ये मैंने 4th वाला यूज किया है, रिटर्न वैल्यू। पहली बात, ये एक हो सकता है, एक से ज्यादा है। तो यहां से पता चलेगा, अगर आप किसी की कोई डायरेक्शन ना दो तो बाय डिफॉल्ट इनपुट हो। बाय डिफॉल्ट क्या होती? इनपुट। जिसकी आपने दे दी वो वैसी होगी। तो एक पैरामीटर और बन गया और डायरेक्शन दे दी, लेकिन ये कैसे पता चलेगा किसका पैरामीटर है? तो cmd डॉट पैरामीटर डॉट ऐड और यहां पे ये पास, यहां ऐड यूज होगा। ठीक, ये देखो ऐड पे एसक्यूएल प्रेस किया, ये देखो क्या लिखा है, इसमें एसक्यूएल पैरामीटर टाइप का ही ऑब्जेक्ट पास, इसलिए ये बस अब पता चला इसको कि ये पैरामीटर एसक्यूएल कमांड का है। तो एसक्यूएल कमांड के 3 पैरामीटर हो गए, एक यूएन, एक यूपी और एक @RET। यूएन और यूपी जो है वो इनपुट टाइप के हैं और ये जो है रिटर्न। तो जब ये स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट होगा ऐसे, जब ये स्टोर भी एग्जीक्यूट होगा, जैसा यूजर ने पासवर्ड पास किया होगा उसके अगेंस्ट जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी वही आएगी। अगर आपका यूजर नेम गलत है देन @RET में आ जाएगा -1। पासवर्ड गलत है तो -2। यूजर पासवर्ड दोनों ठीक है तो क्या आएगा? एक तो क्या आएगा? और उसके बाद अब इस पैरामीटर में जो वैल्यू आई वो मुझे चाहिए, तो मैंने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया। अब पैरामीटर से वैल्यू एक्सेस करनी है तो कैसे करोगे? कन्वर्ट डॉट टू इन 32। ये जो इंट होता है ये 4 बाइट्स ही होता है, 2 इन 32 लिख दो, कोई फर्क नहीं। और वैल्यू कैसे आएगी? cmd डॉट पैरामीटर और यहां पे @RET डॉट वैल्यू। अब आपके माइंड में ये आया होगा ये वैल्यू तो ऑलरेडी इंटीजर है, आपने इसको कन्वर्ट क्यों? एक हमने इसकी टाइप इंटीजर दी, तो वही आंसर cmd डॉट पैरामीटर डॉट ऐड, ये पैरामीटर का एरे बनाता है। जब लिखो डॉट ऐड लिखो, ऐड विद वैल्यू, तो जब वो पैरामीटर का एरे बनाएगा तो क्या एरे स्ट्रिंग का होगा, क्या एरे इंटीजर का होगा? क्योंकि कोई पैरामीटर वैरिएबल होगा, कोई पैरामीटर इंटीजर होगा, कोई पैरामीटर डेट टाइप का होगा, कोई डबल डेसिमल। तो बताया हुआ जब अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर हो रहा हो तो वो एरे ना स्ट्रिंग का होता है, इंटीजर का, वो होता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको आप क्या कहते हो? कलेक्शन। दैट्स व्हाई हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ा। अब उसके बाद जब इसमें डाटा आ गया तो फिर हमें एसक्यूएल कमांड की जरूरत नहीं है, एक्सपोज कर दिया और यहां से जो के में वैल्यू आई वो मैंने
डन। अब के में क्या आया होगा, या 1 या -1 या -2 या -2। निकलिया जी, प्रैक्टिस तो बनती है। अभी तो बच्चे पढ़ाना भी शुरू नहीं किया, अभी तो सिर्फ आपको सुधार रहे हैं, जैसा ना कि ये चीजों का पता होना चाहिए। अब कोई बोले मैं बिना डाटा बेस एक्सपर्ट हो जाऊंगा, ठीक हो सकता है। अगले 2 दिन में देखना क्या होगा। क्लियर है। अब ये आपका चेक यूजर बन गया। अब आपने इसको कॉल करना है कहां पे, लॉग। तो जैसे लॉगिन पे क्लिक किया, इस बटन पे यहां पे इस चेक यूजर को कॉल कर लो। कैसे, के और यहां पे टी वेरिएबल ले लिया, और ये चेक यूजर जो हमने बनाया, यूजर नेम आएगा टेक्स्ट बॉक्स 1 से, पासवर्ड आएगा टेक्स्ट बॉक्स 2 से, और ये यूजर पासवर्ड पहुंच जाएगा स्टोर प्रोसीजर में, और स्टोर प्रोसीजर चेक करेगा कि यूजर पासवर्ड ठीक है कि गलत है, उसके हिसाब से वैल्यू रिटर्न करेगा। और स्टोर प्रोसीजर पे एसक्यूएल इंजेक्शन अप्लाई नहीं होता, तो हैकिंग तो कोई कर ही नहीं सकता। तो कितने एक्सपर्ट हो गए आप, आपका इतनी जल्दी सीख लिया कि कोड भी हैक नहीं होगा आपका। ठीक ला के अब टी में आ गया -1, अगर टी में आ गया -1 तो लेबल में मैसेज दे दो, ये लेबल तभी लगाया था, क्या लिखोगे, रॉन्ग यूजर नेम। इक्वल टू -2, वहां लिख दोगे रॉन्ग पासवर्ड। ये तो मैसेज देने हैं। अब समझाया आपको कि ऐसा हमने ताम झाम क्यों किया था, रॉन्ग पासवर्ड। अब ये जो स्टोर भी हम लोग बना चुके हैं, चाहे उसे सी शार्प में एक्सेस करो, चाहे जावा में, चाहे पाइथन में, जहां मर्जी स्टोर भी कॉल करना है, बाकी रह जाएगी वैल्यू। एल्स भी लिख सकते हो, वो भी चलता है, कोई ऐसा नहीं है। इफ अगर टी इक्वल टू 1, इसका यूजर भी ठीक है और पासवर्ड, फिर नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए क्या लिखते हैं, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट और एम्प्लॉय डॉट ASPX। कितनी जल्दी सीख लेते हो आप लोग। खत्म हो गया। ये बच्चे सीधे कोड है, हमें नहीं पता स्टोर की क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, हमें नहीं पता इनलाइन क्वेरीज में और इसमें क्या फर्क है, कैसे यूज करना है। डाटाबेस होता है जी, डाटाबेस के बाद कोई एप्लीकेशन होती है, कोई जावा में बनाता है, कोई पाइथन में बनाता है, कोई PHP में, यही होगा। सिर्फ सिंटैक्स उसके अगर मुझे नहीं आता तो में भी नहीं आता है, आता है सब में। मान लो कोई जावा वाला बंदा बैठ गया, आपने बोला पहले डाटाबेस बनाओ, गाइड पूरा कर दोगे आप, ये बना लो जी, फिर आप बोलोगे जावा में कनेक्शन कहाँ लिखते हैं, अब वाले को कनेक्शन तो पता ही होगा, उसकी कोई और क्लास है, यहाँ कनेक्शन कोई और होगी। फिर उसको बोलेगा क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए एसक्यूएल कमांड है, वहां भी कुछ होगा। फिर बोलेगा यहाँ ये डिजाइन बना के इसकी जगह वाला कोड लिखो, यही है। सिर्फ हमारे में उसमें फर्क है, उसको सिंटैक्स आते हैं, हमें उसके सिंटैक्स, लेकिन कंसेप्ट हमें पूरा पता है। आईटी के अंदर याद रखना बच्चे, रोज नई चीजें आती हैं। अगर आप सोचिए एक पढ़ ली और सो गई तो सो नहीं सकते, तो आपको अपने आप को अपडेट करना होता है, और अपडेट वही पर्सन ढंग से कर सकता है जिसने कोई ना कोई चीज अब डिटेल में उसे पता होगी। बस इतनी बात है। अगर डिटेल में नहीं पता, आपको थोड़ा थोड़ा सारा पढ़ा है, उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल। अब आप इसे रन करो, तो रन करेंगे तो यूजर टेबल में तो डाटा ही नहीं है, टेबल तो खाली है। देखो भला
कहां जाओगे? सर्वर एक्सप्लोरर। अब इतना टाइम नहीं जब हम सेव अपडेट लिखते हैं, क्योंकि आज हमें आता है, इनलाइन क्वेरी से भी आता है और स्टोर्ड प्रोसीजर से भी आता है, ठीक। बट ये प्रोग्राम तो टेस्ट ही तब होगा जब यूजर टेबल में इंफॉर्मेशन होगी। तो सर्वर एक्सप्लोरर में गए, अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर लो और टेबल्स पे जाओ, और ये टीबी यूजर टेबल में आप डायरेक्ट डेटाबेस में ही जाके एंट्री कर, ठीक, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, ठीक। अदरवाइज इसका सेव अपडेट लिखना तो इन फ्यूचर हम लोग लिख सकते। आप क्या करो, टीबी यूजर पे राइट क्लिक किया और शो टेबल डेटा, यानी मैं क्या कर रहा हूं, SQL सर्वर में जाके ही डायरेक्ट डेटा एंटर कर रहा हूं। पता होना चाहिए, केवल टेस्टिंग के लिए हमें करना पड़ता है, ठीक। टीबी यूजर टेबल पे राइट क्लिक किया, शो टेबल डेटा आ गया जी। अब यहां पे यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड एडी, यूजर नेम एडमिन 1, यूजर नेम एडमिन 2, पासवर्ड एडी, ये 2-3 यूजर मैंने डाल दिए। यूजर नेम डुप्लीकेट हो नहीं सकता, प्राइमरी की बनाई है, डालोगे तो यही एरर देगा, ये फायदा है प्राइमरी की। वहां तो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स पे चेक लगा देंगे, लेकिन यहां लगा दे तो अच्छी बात, ताकि कोई डाटाबेस पे जाके भी हेराफेरी ना करे। तो 3 यूजर, एडमिन, एडमिन 1, एडमिन 2, पासवर्ड एडी, एडी 1 और एडी 2। अब आप इसको रन करो, ये देखो यूजर भी गलत और पासवर्ड भी गलत। जैसे लॉगिन पे क्लिक किया, क्या मैसेज आ गया? रॉन्ग यूजर नेम, क्योंकि पहले उसने यूजर चेक किया। अब मैं यूजर ठीक डालता हूं एडमिन, और पासवर्ड गलत। लॉगिन पे क्लिक किया, मैसेज चेंज हो गया, रॉन्ग पासवर्ड। अब यूजर भी ठीक है और पासवर्ड भी ठीक, एडी डाल दिया, चल गया। अब आपने कितनी बार करना है? 3 बार, ठीक। उससे कम नहीं होता, ठीक। डॉक्टर भी मिनिमम 3 खुराकें देता जब बीमार होता है, ठीक। तो हमें भी 3 बार में समझ आता है, तो इतनी प्रैक्टिस आप लोग करो। अब हम लोगों ने आगे शुरू करना है, टॉपिक है MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं मैं आपको, ठीक। जैसे आप लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें ऐसा थोड़ी होता है एक टेबल बना लिया TBM और एक बना लिया TBU। टेबल डाटाबेस के अंदर 15 टेबल भी होंगे, 1500 टेबल भी होते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मल्टीपल टेबल का क्या फंडा है, कौन कौन से टेबल बनने चाहिए। अब ध्यान से, ये छोट कोई कहता मैं जावा में एक्सपर्ट हूं, कोई पाइथन, कोई PHP .NET पढ़ रहे हैं हम लोग। अगर आपको डाटाबेस डिजाइन करना नहीं आया तो आगे सब फेल। आपको पूछा जाए मेरे लिए प्रोजेक्ट बनाना है, मैंने रिक्वायरमेंट दी आपको, सबसे पहले तो आप डाटाबेस की डिजाइन करो। अभी आपको कैसे पता चलेगा कितने टेबल बनेंगे, कौन से टेबल बनेंगे, किसको प्राइमरी की, किसको फॉरेन की बनाना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी टेक्नोलॉजी में जब काम करते हो। अगर डेटाबेस ही नहीं आपको डिजाइन करना आया तो आगे का काम क्या करोगे?
आप सीख के बैठे कनेक्शन लाने के लिए एसक्यूएल कनेक्शन और वेब कॉन्फ़िग में कनेक्शन सिंह लिखते हैं और एसक्यूएल कमांड सीख के बैठ जाओ, क्या फायदा? अगर आपको ये नहीं पता कौन से टेबल, कौन से कॉलम, कौन सी डाटा टाइप पता नहीं चाहिए। तो अब मैं आपको 1-1.5 लेक्चर जो सिखाऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक डेटाबेस डिजाइन करने के लिए तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या? हम लोग देखो, आपने एक नॉर्मलाइजेशन पढ़ी होगी, बड़ी मुश्किल रटा उठा तो मार ही लेते थे। नॉर्मलाइज और डाटाबेस नॉर्मलाइज होना ही चाहिए। जिसका डाटाबेस नॉर्मलाइज नहीं है वो प्रोजेक्ट कभी भी सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो सकता। आप बोलो एकदम से बहुत बड़ी गलती हो गई जब सिलेबस में नॉर्मलाइजेशन पढ़ा ही नहीं जाता। और नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा कंसेप्ट है वो पढ़ के आता है। नॉर्मलाइजेशन आप 10 बुक्स पढ़ लो, आप फिर भी डाटाबेस को ढंग से नॉर्मलाइज नहीं। कुछ चीजें ऐसी जो पढ़ के नहीं आती, काम करके ही आती। जैसे मैं आपके 2 सैंपल डाटाबेस बनवाऊंगा, यानी आप ज्यूम करो हम 2 प्रोजेक्ट के डाटाबेस बनाने हैं, एक, और उसमें हम लोग नॉर्मलाइजेशन पे थोड़ा सा काम करेंगे। पहला जो डाटाबेस बनवा रहा हूं, पहली बात जब प्रोजेक्ट बनाते हैं बच्चे उस फील्ड का हमें पता होना चाहिए। मैं वही लेता हूं जिसका आपको भी नॉलेज हो। अगर मैं बोलूं जी अकाउंट्स का डाटाबेस बनाना, तो डेबिट तो पता नहीं ढंग से, हम कहां बना पाएंगे? पहले कभी भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो उस फील्ड का पहले नॉलेज लेना पड़ता है, नहीं तो हम नहीं बना सकते। तो वही सेम चीज मैं क्या कर रहा हूं, एक आपको डाटाबेस बनवाऊंगा, सैंपल डाटाबेस, और वो डाटाबेस जो होगा आपका, एक जैसे आप एक एप्लीकेशन में रजिस्टर करते हैं, सारे करते हैं रजिस्टर, नेम, एड्रेस, जेंडर, ये सारी डिटेल आती है। ठीक, उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा होता है कंट्री के लिए, कंट्री चूज करो तो स्टेट आती है, स्टेट चूज करो तो सिटी। बड़ा होगा, आपने देखा होगा कई जगह जब रजिस्टर करते हो तो इस रजिस्टर करने के लिए कौन कौन से टेबल बन सकते हैं और क्यों बने। एक हम इसका डाटाबेस अब सारे करते हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, आपने देखा होगा किसी भी एप्लीकेशन में जब रजिस्टर करते हो, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल भरते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा होता है कंट्री के लिए, वहां हम कंट्री चूज करते हैं इंडिया, फिर नीचे आती है उसी की स्टेट, फिर हम अपनी स्टेट चूज करते हैं, फिर नीचे आती है सिटी, फिर हम लोग चूज करते हैं सिटी। ऐसे होता देखा होगा आपने? यस सर। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट वहां क्यों लगाएं? ना लगाएं। जैसे नेम, एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर, वैसे कंट्री के आगे टेक्स्ट बॉक्स ही लगा दे सिंपल, स्टेट के आगे टेक्स्ट बॉक्स लगा दे, सिटी के आगे टेक्स्ट बॉक्स। उन्होंने ड्रॉप डाउन लिस्ट क्यों लगाई? तो पहली बात आप ये समझना, जो भी रजिस्टर करेगा ना वो अपने आप को करेगा, और जो पर्सन अपने आप को रजिस्टर करेगा उसे अपनी कंट्री का नाम भी पता होता है, स्पेलिंग भी आते होते हैं उन्हें, स्टेट उसे पता होती, सिटी भी पता होती, खुद ही लिख दे टेक्स्ट बॉक्स में, क्या बुरी बात है। तो जब रजिस्टर करता है मेरे को कोई और थोड़ी करेगा, आपने याहू में रजिस्टर खुद ही करोगे ना अपने आप को, अपनी डिटेल भरोगे, अपनी डिटेल तो सारी ठीक आती सबको। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में लगाएं, सिलेक्ट करना आसान है। क्यों लगाएं ड्रॉप डाउन लिस्ट में? फील नहीं आती, छोटी चीज है, क्यों लगाएं? चलो आपको लगता है क्यों लगाए हो? देखो, अगर वो ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं लगाते, सिंपल सी बात है,
जब कोई पर्सन अपनी डिटेल भर रहा है, डिटेल तो ठीक है, कंट्री इंडिया लिख दिया, पंजाब पूरा लिख दिया, सिटी लुधियाना लिख दिया। एक और पर्सन आया, उसने भी रजिस्टर किया, इंडिया लिख दिया, पंजाब की शॉर्ट फॉर्म लिख दी पीवी डॉट, चलता है, गलत नहीं है वो, और उसने लुधियाना लिखना LDH शॉर्ट में लिख दिया। अब ऐसे एक और पर्सन आया, रजिस्टर किया, उसने पंजाब पूरा लिख दिया, लुधियाना भी पूरे स्पेलिंग लिख दिए। ऐसे कोई आया और तो कोई पीवी लिख रहा, पीवी डॉट, कोई इसके लिए सिटी के लिए लुधियाना लिख रहा, कोई LDH। अब अपनी तरफ से ठीक है, तो डाटा तो गलत नहीं है ये, लेकिन कल को उनको ये चाहिए कि लुधियाना से कितने लोगों ने रजिस्टर किया है, कैसे पता चले? अब कंप्यूटर को थोड़ी पता कि LDH भी लुधियाना ही होता है, कंप्यूटर को तो नहीं पता है, या पीवी भी पंजाब ही होता है। समझ गए हमने? ठीक, तो उस केस में आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाने पड़ती है, लेकिन उन ड्रॉप डाउन लिस्ट की बैकग्राउंड कहानी क्या होती है, हम लोग सेम यहां पे ध्यान से कौन कौन से टेबल बनेंगे जब आप एक एप्लीकेशन में रजिस्टर करते हैं। सबसे पहला टेबल हम बनाएंगे कंट्री, किसका बनाएंगे? कंट्री, और यहां पे पहला कॉलम लेंगे कंट्री कोड, डाटा टाइप इंट, और इसको बनाएंगे प्राइमरी की। दूसरा कॉलम लेंगे कंट्री नेम, और ये होगा वैरकर टिप। पहली बात, जिन टेबल्स में कभी कभी डेटा ऐड होता हो या मैनिपुलेट होता हो, उन्हें हम कहते हैं मास्टर टेबल। जब भी डाटाबेस डिजाइन करना है, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ता है या डिसीजन लेना पड़ेगा कि मेरे प्रोजेक्ट में कौन कौन से मास्टर टेबल बने। जैसे कंट्री जो है, ये आपका मास्टर टेबल है। क्यों? कंट्री टेबल में एक बार सारी कंट्री ऐड हो गई, नई कंट्री पता नहीं कब बनेगी, कंट्री के स्पेलिंग पता नहीं कब अपडेट होंगे किसी ने, अब वो चीज होने को 2 दिन बाद हो, होने को 20 साल बाद हो। तो जिन टेबल्स में कभी कभी डेटा मैनिपुलेट हो, उनको हम क्या कहते हैं? मास्टर टेबल। जैसे मैं आपको बोलूं, आप कॉलेज की एप्लीकेशन बनाओ, कॉलेज के लिए आप बताओ कॉलेज में कौन कौन से मास्टर टेबल हो सकते हैं? डिपार्टमेंट देखो, सब्जेक्ट, अब कॉलेज में रोज थोड़ी नई सब्जेक्ट आती, स्ट्रीम, अब एक कॉलेज में 15 स्ट्रीम है, 16 भी पता नहीं 1 साल बाद आएगी या 4 साल बाद आएगी। डिपार्टमेंट, एक कॉलेज में 6 डिपार्टमेंट है, 7वां पता नहीं कब आएगा। ये क्या होंगे? मास्टर टेबल। याद रखना, प्रोजेक्ट बनाने में सबसे पहला जो काम होता है, रिक्वायरमेंट जब गैदर करते हैं, हमें ये डिसाइड करना होता है कौन से मास्टर टेबल होंगे। अब मास्टर टेबल ऐसे नहीं पूछना क्लाइंट को, बता कौन कौन से मास्टर टेबल, बेचारे को इतना आता तो आप हमारे पास जरूर आता वो, एक वो आपको डिसाइड। हाँ, आप ऐसे पूछ सकते हो, ये जो सब्जेक्ट है ये रोज ही चेंज होंगे या कभी कभी? वो बोलेगा नहीं, कभी कभी चेंज होते हैं, तो हम समझाएंगे इसको क्या बनाना हमने, मास्टर टेबल। तो ये जो कंट्री है, ये आपका एक मास्टर टेबल है। खुद ही सोचो, सारी कंट्रीज एक बार ऐड हो गई, नई कंट्री पता नहीं कब बननी, तो ये कौन सा टेबल है आपका? मास्टर टेबल। अब उसके बाद दूसरा टेबल बनाने जा रहे, टीबी स्टेट। अब ये जो स्टेट है, ये भी मास्टर, ये भी रोज थोड़ी बनती। अब इंडिया में जितनी स्टेट्स हैं, नहीं पता नहीं कब बनेगी, ठीक, तो ये भी क्या बनेगा? मास्टर टेबल। यूएस में जितनी स्टेट्स हैं, कल नई स्टेट पता नहीं कब बनेगी, हटेगी, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? पहले कंसेप्ट समझाया, मास्टर टेबल बोलते हैं जिनमें कभी कभी डेटा चेंज। ठीक, तो ये आपका बन जाएगा स्टेट कोड, डाटा टाइप इन, और यहां पे प्राइमरी की, और दूसरा स्टेट नेम वैरकर
50। लेकिन ये जो स्टेट है ये किसी कंट्री के अंदर, यस सर। ठीक जैसे हम करते हैं ना, इंडिया चूज करें तो इंडिया की स्टेट आई, तो यहां पे स्टेट, कंट्री, कोड, डेटा टाइप इन, और इसको बनाएंगे फॉरेन की किसके साथ, कंट्री टेबल में जो आपका कंट्री नेम। कोड। अब फिर पंगा पड़ गया, फॉरेन की तो पता नहीं क्या ये फॉरेन की क्या चीज, कौन बताएगा क्या थी फॉरेन? चलो मैं उल्टा पूछता हूं, अगर मैं ये फॉरेन की ना बनाऊं तो क्या प्रॉब्लम? बस कंट्री में क्लिक करेंगे, उसकी स्टेट कैसे आएगी? सारी स्टेट ज्वाइन भी तो करना पड़ेगा इसको। सभी स्टेट्स आएंगी, सारी कंट्री। अगर मैं ना बनाऊं फॉरेन की तो क्या? तभी समझ आएंगे ना क्यों बनाएंगे, तभी समझ आएंगे क्या होती है फॉरेन की। अब आप बोले फॉरेन की ना 2 टेबल में रिलेशन बनाने के लिए, एक पर मुझे तो लगेंगे 15 मिनट समझाने में, आपको ही 15 मिनट बोलना पड़ेगा फॉरेन की के बारे में। जैसे प्राइमरी की है एक, और एक पार्ट से उसके लिए ना कल लाना पड़ेगा। कल बड़ा बच्चे, कल इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आपने डाटाबेस पढ़ा हुआ, ठीक, आपको चेक हो जाएगा कौन सा डाटाबेस आता है, और ये आपको एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए इन चीजों का पता होना चाहिए। कल हम इसी पे काम करेंगे, अच्छी ज्वाइन